हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो 7/10/2022 को हुई थी, ये 12 से पौने 1 से सवा 2, यानी ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है भैया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। प्रश्न पहला हमारे पास ये बायोलॉजी का है। कह रहे हैं पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में यह घटना होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि 40 ओम प्रतिरोध का विद्युत बल्ब है, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर है और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर है, जो समांतर क्रम में 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित हो जाता है। तो मान लीजिए संयोजित है, मान लीजिए अब यहाँ से बात खत्म हो गई, दूसरी बात शुरू हुई। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन है, यानी कि प्रेस जो होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला, वो 220 वोल्ट यानी 220 यहाँ पे भी था, 220 यहाँ पे भी है, वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। जितना ये ऊपर तीन वाले तीनों धारा ले रहे थे, उतनी ही धारा ये भी लेता है। तो आयरन का प्रतिरोध और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है, तो जितनी धारा उधर वो लोग ले रहे हैं, उतनी धारा ये भी लेगा। अब सेम वही, अगर वोल्टेज भी सेम है और प्रतिरोध धारा भी समान है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। इतना बात समझने के बाद आप समझ लीजिए कि जो 40 200 और 400 है, इनका जो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध बनेगा, वही अपने इस विद्युत आयरन का भी बनेगा, क्योंकि जो अपना वोल्टेज है वो सेम है और वो कह रहा है समान धारा भी लेता है। धारा और वोल्टेज समान तो प्रतिरोध भी समान। तो हमें सबसे पहले बात तो प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए प्रतिरोध का हम निकाल लेते हैं। 1/40 प्लस 1/200। आप जैसे कि जानते हैं कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उलट करके ही जोड़ा जाता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 400। 40 दाम में 400 होता है तो 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ऊपर जोड़ने पर हमको 13 दिखाई दे रहा है, 73 ना दिखाई दे करके 13 दिखाई दे रहा है बटे 400 हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, इतना मिल गया है। अगर इसी को उलट देंगे तो हमें प्रतिरोध मिल जाएगा, यानी 400। ठीक है, 400 को 13 से हमको भाग करना होगा, बस इतना सा काम करना है। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचेगा, एक जीरो लग जाएगा। भाग तो जा नहीं रहा है कि जीरो लगेगा तब दशमलव लगेगा तब जीरो बढ़ेगा। ठीक है, इतना याद रखना, इतना तो भाग आता ही है आपका। 13×7 = 91 होता है, यहाँ पे बच जाएगा कितना? 9 बच जाएगा। फिर वही 13×7 = 91 मान लेते हैं, लगभग इतना 30.77। विकल्पों में देखेंगे, देखिए 30.77 यहीं पर दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं बता दूं क्या बताना मैं चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे तीनों के पास वही 220 वोल्ट है, यहाँ पे भी तीनों के साथ मतलब आयरन के साथ, विद्युत आयरन के साथ वही 220 वोल्ट है, और यहाँ पे कह रहे हैं दी जाने वाली धारा समान धारा लेता है, दोनों की धाराएं समान हैं, ऐसे में प्रतिरोध भी समान होगा। इस वजह से जो तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकला है, वही प्रतिरोध को हमने विद्युत आयरन का प्रतिरोध हमने मान लिया है, क्योंकि समान ही होगा। ठीक है, और धारा का जो वैल्यू निकालेंगे वो भी अपना इतना ही मिलेगा। वी बराबर, देखो वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वी अपना 220 जो है वही रहेगा, और आर का वैल्यू यहाँ पे जो मिल गया था कितना, ये 13/400 नहीं, 400/13, 400/13, 13 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो 13 लिखा जा भाई, 13। एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पे 11, 2 से काट देंगे यहाँ पे 20, और इनका गुणा करा लेते हैं तो 145। उसमें 20 से भाग करेंगे, 10 से यहाँ पे मिल जाएगा, 2 से भाग कर रहे हैं, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये 10 से भाग करने पर एक अंक पे और दशमलव लग जाएगा, यानी 7.15 आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि धारा और वोल्टेज जब समान है तो प्रतिरोध भी समान होगा, और यहाँ पे हमारा दूसरा वाला विकल्प सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? दिशा से संबंधित प्रश्न है, दिशा और दूरी से संबंधित यानी रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि सनी बिंदु ए से शुरू करता है, पूर्व की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचा देते हैं 17 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, ये दाहिनी ओर मिल गया और 12 किलोमीटर मेरे ख्याल से चल चुका है, काफी हो चुका है 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहे हैं, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो भैया दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर मतलब 17 से कम ही रहना चाहिए ना। ठीक है, तो 17 से कम ही है, मतलब 8 किलोमीटर ऐसा दिखा दिया हमने। फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से देखिए भैया 7 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ पे कहीं पहुँच गया दाहिने मुड़ने के बाद। फिर वहाँ अंततः बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, 9 किलोमीटर यहाँ पे ड्राइव करके पहुँच गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये देखिए 17 इधर की ओर गया है और इधर की ओर वापस कितना आया है? 9 8 17 ही वापस आया है, तो ये अपना बराबर हो गया, यानी ये दोनों सीध में रहेंगे। ठीक है,
अब देखेंगे 12 नीचे गया था तो 7 ऊपर गया, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई। अब यह प्रश्न में देखते हैं कि बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो 5 किलोमीटर आपको समझ में आ गया है। अगर यहाँ नीचे है तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर मतलब उत्तर की ओर ड्राइव करना होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प सही जवाब हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही थी कि बी से ए तक पहुंचने के लिए पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न है, कहा गया है संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों का सही क्रम चयन कीजिए। जैसे ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, वो मुखिया होता है। ठीक है, प्रमुख नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख कहलाता है, और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देश में कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है। पीएच रेंज किसको कहते हैं, जो अम्ल और क्षार को दर्शाता है। 7 उदासीन होता है, सॉरी उदासीन होता है। ठीक है, जो सामान्य पानी का पीएच होता है वो 7 होता है। 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। तो जो हमारा शरीर होता है वो उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच होता है, यानी ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से 7.8 के बीच में होता है। ओके, तो अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए भाई, बात यह है कि मैंने इसको हल करके देखा और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न है। मैं ऐसे प्रश्नों को आमतौर पे छोड़ देता हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करने वाला हूँ। कह रहे हैं एक बैंक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय, यानी हर 6 महीने पर वो ब्याज की गणना करता है। ब्याज की जो दर है देखिए 7.5 वार्षिक ब्याज की दर प्रदान करता है, प्रदान करता है एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को 3600 रुपये और उसी वर्ष जुलाई में 3600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास 3600 रुपये है और आपके पास देखिए 7.5 का ब्याज है। ठीक है, लेकिन उस वो चूँकि सालाना है तो छमाही करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, बटे 100 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समय रखने की देखिए चक्रवृद्धि भले भी है, लेकिन हम एक छमाही की गणना कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो 1 से गुणा करने के लिखना है लिख सकते हैं, या फिर ना लिखेंगे तो भी ये काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 जीरो कट जाएँगे, यहाँ पे 18 दूनी 36 मिल जाएगा। 18 18 पंचे होता है 90 का जीरो यहाँ से लगे 5 हो जाएगा। 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 26 होता है, उसमें हासिल जो 9 सॉरी हासिल 9 था, जुड़ जाएँगे तो यहाँ पे ये 5 3 1 135 मिल जाएगा। 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल 135 रुपए यहाँ पे मिल जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 135 मिल जाएगा, दशमलव ज़ीरो रहेगा, यानी 135 कह सकते हैं। तो यहाँ पे 135, हम वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे 135 रुपए का ब्याज हो गया। यही धनराशि अगले 6 महीने के लिए भी रहेगी, तो वहाँ पे भी 135 रुपए इसके लिए मिल जाएगा। ठीक, जुलाई में कह रहे हैं 3600 फिर जमा करता है, सेम टू सेम राशि फिर जमा कर रहे हैं, वो 6 महीने के लिए ही रहेगी, तो अगले 6 महीने में उसके लिए भी ब्याज क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि जो पहले 1 जनवरी में जो 3600 रुपये जमा किए, उसका जो ब्याज 135 रुपये बन चुका है, इसका ब्याज अगले 6 महीने के लिए लग जाएगा। यानी 135 का 7.5 की दर पर, 7.5/2 की दर पर अगले 6 महीने के लिए हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके इसमें पूरे में जोड़ देंगे, तब जाके हमें एग्जैक्टली ब्याज की वैल्यू मिल जाएंगे। तो अगर हम इसको 2 से काट देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना मिल जाएगा। ये 67.5 और 7.5 का जब हम गुणा करते हैं, मैंने गुणा करके रखा है, 506.25 मिलेगा। आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, मैंने लंबा ही गुणा किया था, कैलकुलेटर से गुणा कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता ही नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि कॉपी में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6.25 मिलेगा, लेकिन अभी 100 से भाग होना है, तो यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.06। ये 2 5 को छोड़ ही दो, कोई कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक ही हमको देखना था, बस इतना ही देखो। तो पूरी बातें तो समझा दी थी, बस अब इनको जोड़ना है। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 यहाँ से लगे 2 3 3 6 3 9 2 11 यहाँ से लगे 1 1 1 1 मतलब 3 3 1 4 410 दशमलव 06, अपना ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भाई बात जैसा कि बता दिए कि मुश्किल है, और इसका आंसर भी थोड़ा सा मुश्किल हो, कर लेना अगर कर पाओ तो, नहीं तो एक मतलब लास्ट के लिए छोड़ देना, कर पाए तब देखा जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही छोड़ दो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर दिया ही जाए, क्योंकि हमें समय बचाना है। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना दिया गया है।
देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r² जो कि दिया गया है 5544 के बराबर। और जाहिर सी बात है पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना चाहिए इनको। ठीक है, r² बराबर हो जाएगा, देखिए अपना ये हो जाएगा 5544, नीचे हो जाएगा अपना 4 गुणते ये 22/7 ऊपर हम भेज देते हैं। 4 से काट दें, कट जाएगा। 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0 लगेगा, 11 चौक 44, ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हमको 7 लिखना था, ये 504 मिला हुआ है। अभी फिर से काटेंगे ना हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 दूनी है 4, ये 5 है, 2 दूनी है 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी है 4। फिर अभी 4 से काटेंगे, 4 4 छंग 24 और 4 छंग 24 हो गया और 4 तिहाई 12, 63 होगा। ठीक है, तो r² बराबर हमको मिल रहा है 63 गुणित 7। ये जो 63 है वो 7 9 63 होता है, आपको पता होना चाहिए। 7 9 63 और एक 7 था, देखिए स्क्वायर है ना, तो इसका देखिए 7 निकल आएगा, 9 को वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 7 गुणित 3 यानी 7 21 हो जाएगा हमारी त्रिज्या। त्रिज्या 21 हो जाएगी। तो हमको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू हमको रखनी है। ठीक है, 22/7। ठीक है, अरे 22 सही से बन जा भाई, 22/7 और 21 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होता है ना, तो 21 गुणते 21 गुणते 21 होगा। ये देखिए 7 21 होता है, एक वाले 21 जो बहुत गंदा लिखा है वो काट देते हैं। ठीक, 21 में 21 में होता है 441, इतना तो पता है। अब 22 चौके 88 होता है, ये भी हमको पता है। ठीक है, 8 अब गुणा करके कहाँ लिखा जाए, थोड़ी जगह कम पड़ रही है यार, चलो यहाँ कर लेते हैं। 441 88, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, फिर वही 8 2 5 3, ये मिल जाएगा, ये 8 हो गया, 8 2 10 के जीरो से लगे 1, ये 5 2 7 1 8, ये 5 3 8, ये 3, देखो 3 8 8 0 8, मतलब कर लिया हमने गुणा भाग, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमने कर पाया। तो तीसरा वाला विकल्प हमसे सही हो जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो इसको आप थोड़ा-सा समय दे सकते हो और अच्छे से करने के लिए बस इसके लिए आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना याद रहेगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो भाई भाई याद तो मुझको भी नहीं रहता। मतलब हालाँकि ये सब याद रहता है, ये मैंने रटा हुआ है। मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया है ना भाई, तो इस वजह से मुझे ये याद रहता है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में कहा गया है कि यदि संख्याएं हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, कह रहे हैं बाएं से दाएं, इधर की ओर से इधर की ओर, बाएं से दाएं अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित की जाएं तो दाएं सिरे से दूसरी दाहिनी ओर से दूसरी संख्या का तीसरा अंक और बाएं सिरे यानी इधर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक का गुणनफल क्या होगा। इसमें सबसे पहला काम है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़े बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो सबसे बड़ी संख्या है 8452, उससे छोटी संख्या है 7524, उससे छोटी संख्या है 6327, उससे छोटी संख्या है 5691, उससे छोटी संख्या है 4598। यानी कि हमारे पास टोटल 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करें दाएं से दूसरी संख्या, दाएं से दाहिने ओर से, ये दाहिना है, दाहिने ओर से दूसरी संख्या, दूसरी अंक संख्या का तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे देख लो, इसमें देखो बाएं से पहला अंक 6, देखिए यहाँ से ये पहला अंक ये होगा। ठीक है, फिर दूसरा अंक 9 होगा, तीसरा अंक 7 होगा, वही वाला देखना है। तो पहला दूसरा तीसरा अंक, तीसरा अंक कितना हो रहा है 9। और कह रहे हैं कि बाएं सिरे से तीसरी संख्या, ये रहा बायां सिरा, बाएं सिरे से तीसरी संख्या ये वाली, इसका दूसरा अंक क्या दिखाई दे रहा है 3, इसका 3 का गुणन कर 9 त्रिक 27, 27 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहे हैं पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, पदार्थ का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छे से मैं समझाना चाहूँगा। ये होता है पदार्थ का प्रतिरोध बराबर रो, ये होता है प्रतिरोधकता L/A। ठीक है, जहाँ पे जो तार, ये जो A दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो तार होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं तार, आप जानते ही हैं सारे तार ऐसे ही होते हैं। तो इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लग जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो त्रिज्या है यहाँ पे A की जगह पे पाई आर स्क्वायर ऐसा यूज़ की जा सकती है, यानी त्रिज्या नीचे ही होती है। ठीक है,
तो कह रहे हैं पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आर ऊपर होता तो एक बार हम मान लेते कि अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें सही कथन सत्य कथन कौन सा कथन सत्य है ये खोजना है। तो ये कह रहे हैं तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, तो ये गलत है, गलत है। ठीक। प्रतिरोध जो है तो तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के लिए एल को नीचे होना चाहिए था, लेकिन एल तो ऊपर है, इसलिए वो अनुक्रमानुपाती है, जिस वजह से ये वाला भी गलत हो जाता है। तीसरा है प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जैसा कि हमने आपको बताया कि लंबाई और देखिए एल जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है, आर बढ़ेगा एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, मामला इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी ये अपना सही है। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के लिए ये क्षेत्रफल को ऊपर होना चाहिए था, ना कि नीचे। क्षेत्रफल चूंकि नीचे है इसलिए उसको व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा। तो यहाँ पे चौथा वाला भी गलत हो जाता है। क्या आपने बात को समझा? तो आपने समझा होगा बात, ठीक है। तो ये हो गया मामला। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। पहले बता दें कि इसके लिए आप परीक्षा जब भी देने जाएंगे, पेपर में एक कागज़ में ए से जेड तक लिख डालेंगे। अपनी तरफ से कागज़ नहीं ले जाना है, एग्जाम में जो कागज़ मिलता है उस कागज़ में आपको लिखना है ए से जेड तक, जिसमें आपको कहा जाता है कि रोल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रफ वर्क है। रोल नंबर और नाम लिखने को कहा जाता है। तो ABCD लिखे रहेंगे, तब आपके सारे प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आइए थोड़ा जूम करके देखते हैं। हमें जब भी संख्याएं दिखाई दे, सबसे पहले संख्याओं पर ध्यान देंगे। 17 में से 3 घट जाते हैं, 14 में से 3 घट जाते हैं, 11 में से 3 घट जाते हैं, 8 में से 3 घट जाएंगे तो 5 वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है वो सही होगा। बाकियों पे ध्यान देने की आवश्यकता खत्म हो गई, ठीक है। अब इन सभी में देखेंगे सभी अक्षर अलग अलग हैं। जैसे W दिखाई दे रहा है, X दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम इसी को चेक कर लें। इन दोनों में से हमको पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा विकल्प जाएगा, सही जाएगा। तो H होता है 8 पे, L होता है 12 पे, सीधे सीधे हमको 4 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 4 16 यानी कि 4 दिखाई दे रहा है जुड़ता हुआ। 16 4 20, आप समझ रहे हैं कि L होता है 12 पे, P होता है 16 पे, N होता है 20 पे। 20 4 24, 24 पे कौन होता है? आप कहेंगे कि भाई साहब X होता है 24 पे। 24 पे X होता है। इस प्रकार से दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। समझदारी बस इतना है कि ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही लिख दो, पर्याप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें हमसे कहा गया है कि भारत में रामनवमी का त्योहार, यहाँ पे कहा गया है कि हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो ये चैत्र नवरात्र के 9वें दिन, चैत्र नवरात्र के 9वें दिन, ठीक है। यहाँ पे शरद नवरात्रि जो होती है वो सर्दियों में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि जो गर्मियों के टाइम में, जैसे अभी फागुन आने वाला है, फागुन के बाद चैत्र लगेगा। फागुन मतलब जो जो होली का त्योहार होता है, होली होली का त्योहार को हमारे यहाँ फगुआ का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये फागुन माह महीने में पड़ता है। फागुन माह हिंदी कैलेंडर का, विक्रमी संवत कैलेंडर का अंतिम महीना होता है। इसके बाद अपना चैत्र शुरू होता है। तो चैत्र जब शुरू होगा, उसमें जो 9 चैत्र नवरात्रि आएगी, उसके 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। उस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिन है, ये माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि दिए गए अक्षर के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, अनुक्रम में कितने व्यंजक है जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे देखते हुए चले जाएंगे। जैसे ए मिल गया, एक स्वर है, स्वर के आगे ऑफ कोर्स एक व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, यू दिखाई दे रहा है, उसके आगे एक व्यंजन है, सही है। आगे चलते जाएंगे, एक आई दिखाई दे गया, इसके आगे एक व्यंजन है। आगे चलते जाएंगे, एक ओ दिखाई दे गया, इसके आगे एक व्यंजन है। तो हमें ऐसे 4 लोग देखने को मिल जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे स्वरों को खोजना था, क्योंकि व्यंजन तो ढेर सारे दिए ही गए हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थ की पहचान कीजिए। अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया या फिर फंगस ये सब लग करके उसको फिर से छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते हैं। कुल मिला के बात की है सड़ने वाली बात। जैसे पेपर बैग जो है, कागज़ का जो बैग होता है वो सड़ जाता है। चाय की पत्ती भी सड़ जाती है, सब्जियों के छिलके भी सड़ जाते हैं, लेकिन बस दूध की थैली जो कि प्लास्टिक की होती है, इस वजह से वो नहीं सड़ती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे दूध की थैली अपना सही जवाब हो जाएगा। अगर एक प्रश्न है इसमें कह रहे हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है। यक्स को उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या मानते हुए इसका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखो ये छोटी संख्या अगर यक्स है, उससे बड़ी वाली जो विषम संख्या हो जाएगी उसमें 2 जोड़कर प्राप्त हो जाएगी, यानी यक्स प्लस 2। इनका गुणा जब कराएंगे
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x देखने को मिल जाएगा, जो गुणनफल 1155 के बराबर होगा, जो इधर आ जाएगा, तो माइनस 1155 बराबर 0 देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए ये तो अपना गलत हो जाएगा, इसमें देखिए दोनों जगह प्लस है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी दोनों जगह प्लस है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कि तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें क्या है, जब दो आयनों का विनिमय होता है, यानी कि बंटवारा होता है, आपस में लेन-देन होता है, तो ऐसे कौन-सी अभिक्रिया होती है? तो भैया बात ये है, विनिमय कब होता है? जब एक यौगिक होता है, दूसरा यौगिक होता है, दोनों जलीय विलयन जब मिलाए जाते हैं, तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, ये भी टूट जाता है। इसका वाला इसके साथ जुड़ जाता है, इसका वाला इसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे जुड़ने वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उसी में आयनों का विनिमय हो रहा, आयनों का विनिमय माने बंटवारा द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगा, ना ही संयोजन, अपघटन, विस्थापन इसमें नहीं होगा। द्विविस्थापन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1951। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? तो पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। बहुत बड़ी बात है। वो किस खेल के खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु? बैडमिंटन के हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि निश्चित कोड भाषा में ये जो भाई साहब हैं इनको कुछ लिखा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और इनको भी वही ऐसे ही उसी कोड भाषा में कुछ लिखा जा रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो भई, अगर आपने एबीसीडी लिख के रखा होगा ऑलरेडी, तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं, ये होता है 9 पे, ये होता है 14 पे, सीधे-सीधे 5 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और एस होता है 19 पे, पी होता है 16 पे, तो 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले 5 जुड़ता हुआ, फिर 3 घटता हुआ दिखाई दिया, फिर एस से एक्स हो रहा है, 19 से 24 हो रहा है। तो फिर 5 जुड़ता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही आगे देखेंगे, यू से आर हो रहा है, यू होता है अपना 21, आर होता है 18, 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5 से जे, 5 से मतलब ई से जे हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, तो यानी कि 5 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले 5 जोड़ रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, वही सेम टू सेम इसके साथ भी हुआ होगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं कि होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो वाला वो मामला वाला भी नहीं करते हैं। हम इतना फिक्स करते हैं कि अगर एक में जो चीज़ चल रही है वही दूसरे में चलेगी, वही तीसरे में भी चलेगी। ये ज़रूरी है, नहीं तो मैं उत्तर दे नहीं पाऊँगा। आइए चलिए देखते हैं। एम होता है 13 पे, 13 5 कितना होता है? 13 5 18 होता है। एम होता है 13, 13 5 18, 18 पे होता है आर। और ई होता है 3 पे, 5 पे, 5 में से 3 घटा देंगे बचेगा 2, 2 पे होता है बी। ठीक है? और आर और बी करके यहीं पे अकेले दिखाई दे रहा है, बाकी पे आर बी तो शुरुआत से हो ही नहीं रहा है। आगे देखेंगे, डी होता है 4 पे, इसमें 5 जोड़ देंगे, 4 5 9 हो जाएगा, 9 मतलब आई होगा, यहाँ पे आई भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई, आई होता है 9 पे, 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 6 6, मतलब एफ होता है, ए होता है 1 पे, 1 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, फिर से मिल जाएगा एफ। तो ये आपने सही समझा है कि पहले 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 घटाना, 5 जोड़ा, 3 घटाना, 5 जोड़ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चक्कर के काम हो जाए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम बस हल करना है। हल करने के लिए पहले कोष्टक में चलते हैं। कोष्टक में हमको यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं। देखो भैया 7 त्रिक 21 कर लेते हैं। पहले ऑफ माने का होता है, का माने गुणा होता है, गुणा माने 7 त्रिक 21 होता है। तो 21 मिल गया। 21 में से हम 12 घटा लेते हैं। तो वहाँ से लेते हैं 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, और 1 में से गया खत्म। अब इसमें गुणते देखिए, मझला वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया ना। अच्छी बात है, ठीक है। ये 9 गुणित, अच्छा यहाँ पे भागे जो अपना 18 है, 18 81 मैं सोच रहा, 18 है, वो मैं लिख लिया। देखिए मंझला वाला कोष्टक जहाँ से जहाँ तक था उसकी वैल्यू 9 मिल गई, उसके आगे भागे 18 था वो लिख लिया, पीछे गुणते 9 था, गुणते फिर गुणते ये लिख लिया, और 11 में से 7 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 11 में से 7 घटने पे कितना बचता है यार? 7 4 11 होता है, हाँ 4 बचेगा, सॉरी मैं भूल जाता, गलती से इधर दूर निकल जाता हूँ। 9 से भाग करेंगे 18 को, 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा। तो भैया देखो, यहाँ पे 2 मिला है, यहाँ पे 9 मिला है, यहाँ पे 4 मिला है, तो 4 दूना या 8 होता है, 8 9 72 होता है, तो 72 अपना उत्तर होता है। ठीक, 8 9 72, यहाँ पे उत्तर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, तो मतलब ठीक है यार, कुछ है ही नहीं, है भी चीज़ है नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है मैं आपको बताऊँगा, फिर उसको सस्पेंस बना के रखते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी से आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोध को टर्मिनलों के बीच में संयोजित किया जाता है। परिपथ में 2.4 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आर का मान क्या होगा? और यहाँ पे देखिए विकल्प में भी मिली मिली ये अच्छा सॉरी, यहाँ पे ओम लिखा है, कितना ओम होगा? ये सीधा-सीधा ओम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे खुद अभी शौक लगा। क्योंकि मैं नॉर्मली इसको एम्पीयर ही पढ़ रहा था, और उसके बाद फिर मैं गड़बड़ा गया था। मैंने ठीक है, अभी ठीक है, लिमिट में आ गए हैं, फिर से औकात में आ गए हैं। फ़ॉर्मूला देखेंगे, V बराबर IR,
ये आप हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर V अपॉन I, बहुत सिंपल सी बात है। V की वैल्यू अपनी 12 वोल्ट है, 12 लिख लिया हमने। नीचे अपना जो I की वैल्यू है 2.4 है, 2.4 मिली है, तो 10 की घाते कितना होता है, 10 की घाते -3 होता है। ठीक है, दशमलव हटा दिया, जीरो बढ़ा दिया, 12 दहम्मा होता है, 12 दुनिया होता है, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5। ये 10 की घाते 3 ऊपर चली जाएगी, 10 की घाते प्लस -3 है नीचे, ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाएगी, तो 5 गुणित 1000 मिल जाएगा, जिसके बराबर हो जाता है 5000। जिसके बराबर क्या होता है 5000, 5000 ओम। यहाँ पे देखिए 5000 इसके साथ मिली लिखा है, इसके साथ मिली लिखा है, लेकिन इसके साथ नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान वाला भरने वाला मामला था और वहाँ पे डायरेक्ट ओम लिखा है मात्रक के रूप में। मिली ओम, अगर आप मिली प्रयोग करता तो मिली ओम हो जाता, लेकिन 5000 मिला है तो 5000 ओम अपना सही जवाब है। दूसरा विकल्प ही सही है, पहला विकल्प सही नहीं है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। समझ में आ गई बात? मुझे भी समझ में आ गई कि मुझे जल्दी में प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें जो मिली वगैरह इतना छोटा सा एम की वजह से मैं गड़बड़ा रहा था, और जिस वजह से मैंने इस प्रश्न के शुरू में मैंने कुछ अच्छी बातें कही और उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद मैं खुद ही चौंक गया। मैंने कहा ये हो गया कुछ नया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 416 एचसीएफ मासा 2 दिया गया है। इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात है, जो संख्याओं का अनुपात है और जो मासा, इससे काम करना है। एलसीएम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दिया रहे तो ना दिया रहे तो भी गायब करो, उससे कोई मतलब नहीं है। अनुपात में देखो बड़ी वाली संख्या क्या है 16 आप कहेंगे, गुणते एचसीएफ मासा कितना है 2 है, तो 16 दूनी ये क्या हो गया 32। बहुत सिंपल सा प्रश्न का उत्तर मिल गया, कितना मिल गया 32। और अगर मान लीजिए आपसे गलती से छोटी संख्या पूछ लेता तो आप 13 दूनी 26 कर देते। क्या कर देते? 13 दूनी 26 कर देते। क्यों कर देते? जब छोटी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप कहोगे कि इसका एलसीएम का किस लिए दिया गया था, तो एलसीएम आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था। समझ गए बात? चलते हैं आगे। अगला वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला मैथ का प्रश्न है। कहना एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह संख्या और यह संख्या का योगफल 8 से विभाज्य होगा। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 दी गई है। बहुत सिंपल बातें हैं, मैं छोटी-छोटी बातें आपको समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहूँगा कि अगर 8 से विभाज्यता देखनी है तो पीछे वाले 3 अंक, केवल 3 अंक देखने हैं। इनसे बनी संख्या का योगफल 8 से कट जाना, मतलब इनसे बनी संख्या 8 से कट जानी चाहिए। इतना सा मामला है। ठीक है, इनको अगर जोड़ा जाएगा x और x जोड़ करके मान लीजिए y आ जाएगा 9 8 9 सॉरी 9 5 14 4 हंसी लगे 1, और ये 5 4 5 4 5 4 9 1 10 10 का जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x के स्थान पर क्या होना चाहिए कि ये 8 से विभाज्य हो जाए, ये वाला मामला। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है वही हमको समझना है। ठीक है, तो मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 होता, सबसे छोटी संख्या अपने पास 1 है तो 1 रख लेते हैं। जैसे ये इतना मिल जाता और ये दूसरी वाली संख्या 5 9 1 हो जाती, तो ये 1 1 2 हो जाता, 9 5 14 4 हाथ से लगे 1 7 5 12 1 13 इतना मिल जा रहा है। तो क्या ये वाली गिनती 8 से कटेगी? तो 8 चौके 32 बचेगा 2, 22 तो 8 से नहीं कटता, तो ये खत्म हो गया मामला। अब दूसरी संख्या, इससे बड़ी वाली संख्या अपनी 2 है, तो यहाँ पे देखिए 7 5 और x की जगह पे 2 रखा है। पीछे से केवल 3 अंक ले रहे हैं बाबू, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये 5 9 और फिर x के स्थान पे 2 रख दिया, 2 2 4 हो जाएगा। 9 5 कितना होता है? 9 5 14 होता है, यहाँ से लगे 7 5 12 1 13। यहाँ पे ये भी हमको एक भी नहीं देखना है, हमको केवल इतना देखना है कि भैया 8 9 16 8 3 24 8 चौक 32, 8 चौके 32 बचेगा, तो 8 3 24। ये देखो कट जा रहा है, 2 रखने पर ये कट जा रहा है, इस वजह से 2 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी मुश्किल प्रश्न है। मुश्किल प्रश्न इसलिए क्योंकि कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज इसलिए क्योंकि ज़्यादा इतना सामान्य है नहीं। कारण क्या है? देखिए फिजिक्स का प्रश्न है। कह रहे हैं मान लीजिए कि एक लड़का लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है। मान लीजिए ये मैं लड़का बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, उसके सामने एक जादुई दर्पण रखा है ऐसा, जिसमें लड़के का चित्र भी बनेगा। ज़ाहिर-सी बात है, दर्पण है तो चित्र तो बनना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है, अब देखिए जादू है तो इसमें कुछ न कुछ तो खेला हुआ होगा। लड़का देखता है कि उसका सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, यानी जो सिर का आकार है वो क्या है? समान है। समान मतलब एक जैसा है, ये समझ लिया हमने। और शरीर का मध्य भाग छोटा है, माने ये वाला हिस्सा जो हमने बना दिया है एक जैसा ही, ये एक जैसा नहीं है, प्रतिबिंब में वो छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा। ठीक है, और उसके पैर का आकार बड़ा है, यानी यहाँ वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है। अब बड़ा होने का मतलब क्या है? ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण में निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब प्रदर्शित हो रहा है? मतलब कि ये जो दर्पण है इसके 3 अलग-अलग पार्ट हैं। यहाँ पे एक दर्पण है, दूसरा दर्पण यहाँ है, तीसरा दर्पण यहाँ लगा है, जिस वजह से ये इसका समान छोटा और बड़ा
आकार हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कौन-कौन से हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक जैसा ही जैसा आपका चेहरा है, वैसा ही प्रतिबिंब में आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, तब इसके लिए समतल है, एकदम आसान-सी बात है, ये तो याद रखना है। अवतल और उत्तल वाला मामला गलत हो गया, ठीक है? एक जैसा चेहरा तो उसके लिए समतल दर्पण रहेगा। कि समतल दर्पण आपने कहाँ देखा होगा? जो आप अपना चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, वही अपना समतल दर्पण होता है। दूसरा बात, अगर इसने नहीं कहा कि छोटा, ये मध्य भाग छोटा हो गया, मध्य भाग छोटा होने के लिए आपने देखा होगा कि आपकी मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर, ऐसा एक मिरर निकला रहता है साइड में, जिसमें आप पीछे के गाड़ियों को, वाहनों को देखते हैं, वो कैसा दर्पण होता है? आपको वो लगता नहीं है, फिर भी आप उसे याद करते हैं कि वो उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी चीज़ों को छोटा कर देता है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब छोटा बन रहा है, पेट वाला भाग अगर छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे कौन-सा दर्पण होगा? सामान्य-सी बात है, ये एक उत्तल दर्पण होगा, ठीक? और फिर उसका उल्टा वाला, अगर पैर वाला भाग बड़ा बन रहा है, तो अवतल दर्पण होगा। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, और इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें फिजिक्स का ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का मिला-जुला रूप है। केमिस्ट्री कह सकते हैं, केमिस्ट्री का है। न्यूलैंड भाई साहब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने तात्कालिक यानी उस समय, जब ये समय थे, उस समय ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, ये बताना है। परमाणु की त्रिज्या से तो अभी तक किसी ने व्यवस्थित नहीं किया है, ठीक है? और परमाणुिक द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणुिक द्रव्यमान, घटता हुआ का कोई मतलब ही नहीं, बढ़ते हुए परमाणुिक द्रव्यमान के आधार पर ही उन्होंने व्यवस्थित किया था। क्योंकि सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान को माना गया था कि ये मूल इकाई है, जिसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर परमाणुओं को मतलब सही से व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि परमाणु क्रमांक, ठीक है? क्रमांक की बात करें, परमाणुिक क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक जो होता है, उसको आधार बना करके फिर आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो न्यूलैंड ने उसमें बढ़ते हुए परमाणुिक द्रव्यमान को इसका व्यवस्था का क्रम माना था, ठीक है? तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला जो वाला प्रश्न देखते हैं, गणित के एक प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 80 दिया गया है, इसका विकर्ण दिया गया है 34। ऐसा होता है भैया, ये 34 हो गया, और परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। इनमें 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अगर परिमाप दिया गया तो हम पहले विकल्प पर ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए, 8, 8, 16, 4, 20 को 0 हासिल लगे 2, और 3, 2, 5, 1, 6, 6, 2, 8। मेरे ख्याल से सभी का वही सेम टू सेम दिया गया है, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं है। कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका कि हम इसको चेक करें कि योगफल हमारा 80 हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से सभी का होगा भाई। 4 दूनी 6, 6 4 10, 0 हाथ से लगे 1, 3 3 6 1 7 1 8, मतलब सभी में योगफल, अरे यार इसको भी मिट गया। तो योगफल में सभी जगह वही सेम टू सेम चल रहा है, बस ये देख लेना है पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लग जाता है, ठीक है? वही अपना देखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं पहला वाला विकल्प ही लेता हूँ, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय मतलब 16 का वर्ग। अब देखो, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, इतना सिंपल सी बात है, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इनको 2 से भाग कर दोगे, क्योंकि सभी 2 से कट रही हैं, तो ये 17 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा, ये 15 मिल जाएगा, और ये 8 मिल जाएगा। अब देख लो, चेक कर लो, 17 17 में 289 होता है ना? भई 34 का वर्ग नहीं आ रहा, तो 17 17 में कर लो, 15 15 में 225 होता है, और 8 8 64 होता है। देखो, 4 5 9 दिखाई दे रहा है, 6 2 8 दिखाई दे रहा है, और 2, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फुल प्रूफ सिद्ध कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। इनका योगफल तो ज़ाहिर-सी बात है 80 तो होगा ही होगा। बाकी की 14 और 32, मतलब आपने कहा कि ये 17 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि 2 से कट जा रहा है सभी गिनतियाँ, तो इसलिए हमने काट दिया। हमने काटा क्योंकि हमको 34 का वर्ग बहुत लंबा पड़ रहा था। 30 का वर्ग चलो मान लो सही है, 16 का वर्ग भी मान लो सही है, लेकिन 34 का ज़्यादा पड़ रहा था। तो हमने, अगर कट सकती है तो काट के छोटा कर लो, क्योंकि अगर 8, 15 और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं, तो इनका दुगुना, तिगुना, 4 गुना, आप किसी भी संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए, वो भी पाइथागोरस त्रिक ही बनेंगे। ठीक है? ये मामला हो जाता है। तो जब इसमें हो गया, तो फिर आगे के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ना बन पाता है तो हम नहीं चेक करते। अब क्या, अब सोच रहे हो कि क्या सर 14 और 32 में भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। 14 का आधा 7 होता है, 32 का आधा 16 दूनी 32 होता है ना, 16 होता है, और यहाँ पे 34 का आधा 17 होता है, ठीक है? 17 17 में 289 तो है ही, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, 16 16 में कितना होता है? यार 17 का हमको पता है, 16 का नहीं पता है। यार गजब आदमी हूँ मैं। खैर तुम अपना देख लेना यार। ठीक है, 16 का वर्ग मुझे नहीं याद है। खैर कर लेता हूँ। 6 छंग 36 के 86 लेके 3, 7 दूनी 12, 12 3 15, जले 256। हाँ ठीक है, चलो अब याद आ गया। 16 16 में 256, इनको तो जोड़ दो। 9 9 6 9 6 15 5 होता है। इकाई के स्थान 5 आ रहा है, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो काम नहीं बन पा रहा है ना। ऐसे ही चेक करोगे, बाकी सब में भी काम नहीं बनेगा। अपने को ऐसे चेक करना है जिसमें काम बन जाए, बस वही अपना सही जवाब होगा। ये तो मैंने ज़बरदस्ती ज़्यादा लंबा आपको बता दिया। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, तो थोड़ा ज़ूम करते हैं, फिर से देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सभी सैंडल जूते हैं, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा चित्र। ये हो गया सैंडल, और ये रहा जूते। कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने गलती से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये हो गया सैंडल, मैं सैंडल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
चलो मान लेते हैं सैंडल है और ये जूते हैं। बहुत गंदी राइटिंग है, मैं मानता हूँ, पर आगे बढ़ते हैं। कुछ हील बूट हैं जो, देखिए कुछ हील जो हैं वो बूट हैं, ऐसा हो गया मामला। और देख लेते हैं कुछ सैंडल बूट हैं। अच्छा, कुछ सैंडल बूट हैं। यहाँ पे देखिए भैया, दूसरा कथन पढ़ने से पहले आपको तीसरा वाला कथन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सैंडल और बूट कुछ मिल रहे हैं, जिस वजह से हमें करना क्या होगा कि सैंडल के साथ हमें, यहाँ पे देखिए सैंडल के साथ हमने बूट को जोड़ दिया। अब ये बाहर अंदर कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हील, कुछ हील बूट हैं। लो भैया, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक, ये हो गया मामला। तो देखिए ये सैंडल था, सैंडल के साथ हमने यहाँ पे देखिए बूट जोड़ दिया है, बूट के साथ में हमने हील को भी जोड़ दिया है, ये जुड़ गया है, ठीक। अब देखते हैं कि कुछ हील सैंडल हैं, हील यहाँ पर हैं, सैंडल यहाँ बीच में है। यहाँ पे देखिए इनके बीच में वो जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है, जिस वजह से ये गलत है, ठीक। दूसरा है कुछ बूट जूते हैं, बूट कहाँ पे, ये वाला हिस्सा है। देखिए बूट का कुछ हिस्सा, ये देखिए बूट है, वो जूतों से बाहर जा नहीं पाएगा, कैसे भी किसी भी कोशिश में वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो अंदर ही रहेगा। इस वजह से कुछ बूट जूते हैं, ये सही है, यानी दूसरा निष्कर्ष अपना सही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे केवल दूसरा निष्कर्ष पालन करता है, तो ये हो गया सही। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुँह करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो भैया ठीक है, एन जो है ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ओ बना दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर एन को बिठा दीजिए। ना तो एन और ना ही ओ पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठे हैं। ठीक है भैया, ये टोटल 5 लोग हो गए, 5 2 7, ये दोनों किनारों पे हमने एक एक व्यक्ति बिठा दिए ताकि वो बीच में रहें, किसी किनारे पर ना जाए। हो गया। एन और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इधर की ओर तो कोई बैठ नहीं सकता, तो पी को यहाँ बिठा देते हैं ताकि बीच में एक व्यक्ति बैठ जाए। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी के दाहिनी ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अपना एस बैठा है, बैठ गया। एक्स, सॉरी, डब्ल्यू एक्स के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू एक्स के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बैठाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर, देखिए एक्स के दाईं, एक्स को यहाँ बैठाएंगे तब डब्ल्यू यहाँ बैठ पाएगा। और कौन बच गया, वाई बच गया, वाई को इधर बैठा देते हैं। वाई के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वाई के दाहिनी ओर ठीक बगल में पी बैठा है, तो पी अपना सही जवाब हो गया। बस बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि जो चिप्स होती है उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो नाइट्रोजन गैस को जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर भरा रहता है, इसीलिए कह देते हैं चिप्स से ज़्यादा उसमें तो हवा भरी है। लेकिन कारण ये है कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस को पैकेट में भर के भेजेंगे, मतलब बेचेंगे, तभी जो चिप्स होता है कुरकुरा बना रहेगा। अन्यथा अगर नॉर्मल हवा लग जाएगी, उसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसकी वजह से चिप्स खराब हो जाएगी। दूसरा, नमी मिल जाएगा तो वो नरम पड़ जाएगा, जिस वजह से आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो भाई नाइट्रोजन गैस भर के उसमें बेचा जाता है। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न जो है, इसमें कह रहे हैं कमल हैं, कमल के 2 बच्चे हैं, यानी कमल पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, विष्णु और दीक्षा। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की 3 गुनी है और दीक्षा की आयु विष्णु के से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले, तीनों की तात्कालिक आयु का योगफल 63 था। तो कमल की वर्तमान आयु बतानी है, कमल यानी जो पिता है उसकी वर्तमान आयु बतानी है। अब देखिए यहाँ पे विष्णु से दोनों लोग का संबंध दिया है, हम विष्णु को यक्ष मान लेंगे, ठीक है। तो कमल जो उसका पिता है उसका 3 गुना 3 यक्ष हो जाएगा, और जो दीक्षा है उसकी बहन है, दीक्षा विष्णु की जो बहन है उससे 3 साल छोटी है, तो यक्ष माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, इतना हो गया। 3 वर्ष पूर्व कह रहे तो तीनों में 3 3 घटा दो, -3 यहाँ पे हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का योगफल कितना दिया है, दिया है 63 साल। बहुत अच्छी बात है। देखेंगे 3 एक्स, 1 एक्स जुड़ करके 4, एक 5 एक्स हो जा रहा है, 5 एक्स हो जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे -3 -3 -3 4 बार, 4 3 12, -12 बराबर 63 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, माइनस वाला था तो प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 75। 5 यक्स बराबर 75, 5 से काट देंगे, 15 पचे 75 होता है तो 15 मिल जाएगा, यक्स बराबर हमको 15 मिल गया। लेकिन ध्यान देंगे कि विकल्प में कोई 15 तो है नहीं, लेकिन बात ये भी है कि हमने विष्णु को माना है यक्स, इसलिए विष्णु की आयु मिली है। उसका पिता जो कमल है उसका तो 3 गुना है, तो 15 तियाँ 45 का साल का है वो, तो 45 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे हमको दिया गया है कि 5 2 एक ही इमारत में अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचली क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाला 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले को 5 कहा जा रहा है। अब देखेंगे कि हमने 1 2 3 4 और 5 हमने लिख भी लिया है। संजय नम्रता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है।
भाई साहब ये संजय हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा दूर बनाने का। संजय जो है वो नम्रता, नम्रता से ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है, तो तीसरी पे हम अंशिका को फिक्स कर देते हैं कोशिश करके। अंशिका हम लिख पा रहे हैं, हमने तीसरे पे अंशिका को ठीक कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। हिना सबसे निचली मंजिल पर रहती है, तो हिना जो है, हिना जो भी है सबसे निचले पे है, तो हिना को यहाँ पे सबसे नीचे बिठा दिया। नम्रता अंशिका के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, नम्रता जो है अंशिका के ठीक ऊपर रहती है, तो नम्रता को अंशिका के ठीक ऊपर बिठा दिया। संजय ऑलरेडी उसके साथ ही ऊपर ही चला जाएगा, संजय सबसे ऊपर चला गया। एकमात्र बच गया कौन, ठीक है, मानवीर हिना के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ पे मानवीर हो गया, सॉरी मानवीर हो गया। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है या रहती है, तो संजय रहता है, तो संजय सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक, चलिए देखेंगे अगला वाला प्रश्न है कि सीधे धारावाहिक चालक से जाने पर, सीधे धारावाहिक चालक से दूर जाने पर, सीधे धारावाहिक चालक से दूर, बहुत दूर चले गए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की परिधियों में वृद्धि हो जाती है। भैया देखो बात ये होती है, ये मान लीजिए तार है, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर भी यूज करूँगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सर्कुलर शेप में होती हैं। अब दूर जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है सर्कल इसका बड़ा बन जाएगा, तो इसकी परिधि में क्या होगा, ये जब ज़्यादा बड़े लाइन खींचेगा तो ज़्यादा परिधि होगी, कम छोटी लाइन में छोटी परिधि, बड़ी लाइन में बड़ी परिधि, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिधि में क्या हो जाएगी, सामान्य सी बात है वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया, इससे दूर जाएंगे तो चारों ओर का क्षेत्र में ऐसे दूर, तो परिधि में वृद्धि हो जाएगी। ओके, ठीक है। अगला आ गया कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। इसमें वही सेम टू बात है कि ऊपर वाले में संबंध खोजो, नीचे वाले में मिलान दो। तो यहाँ पे देखा जी होता है 7 पे होता है, मैं काला ही यूज करूंगा। जी होता है अपना 7 होता है, उसके बाद यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है जो कि 9 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। के होता है 11 पे, एम होता है 13 पे, 2 ही बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। वी होता है 22 पे, एक्स होता है 24 पे, आप देख पा रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है वी से, इसमें एक्स में। पी से आर में देखेंगे 2 बढ़ रहा है, पी 16 आर 18। एल से देखें एन हो रहा है, एल 12 एन 14। आर से टी हो रहा है, आर 18 टी 20, 2 2 बढ़ रहा है। अब मिलान कर लेते हैं, जैसे टी होता है 21 पे, यू होता है 21 पे, टी होता है 20 पे, यहाँ पे तो कम हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ऐसे देख लेते हैं, डब्ल्यू 23 पे होता है, जे होता है 10 पे, बहुत अचानक से ड्रॉप हो गया, ये तो गलत हो गया मामला ही। ई से वी हो रहा है, ये भी कोई मतलब नहीं है। जे होता है अपना 10 पे, एल होता है देखो 12 पे, 2 बढ़ रहा है, डब्ल्यू होता है 23 पे, और वाई होता है 25 पे, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे। तो समझ गए ना कि क्या इसमें चल रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगले प्रश्न में हम देखेंगे जहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग, और आपको बहुत बार बताया है कि एबीसीडी आप लिख के रखेंगे कागज़ पे, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है इसको इसमें लिखा जाता है, इसको इसमें लिखा जाता है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा। तो जो कुछ इसमें हो रहा होगा उसी में सभी में हो रहा होगा, तो ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे टी होता है 20 पे, यहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा है 17 पे, 3 की कमी दिखाई दे रही है। ई होता है 5 पे, यहाँ पे एच होता है 8 पे, 3 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एम होता है 13 पे, जी होता है 10 पे, 13 से 10 हो रहा है, क्या लग रहा है 3 घट रहा है। पी होता है 16 पे, और यहाँ पे एस होता है कितना पे, 19 पे होता है, 3 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एल होता है 12 पे, और आई होता है 9 पे, 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले घट रहा है 3, फिर जुड़ रहा है 3, फिर घट रहा है 3, फिर जुड़ रहा है 3, फिर घट रहा है 3, फिर देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है 3, 3 घटना 3 जोड़ना यही हो रहा है। तो पहले घटा था। एस होता है 19 पे, 19 में 3 घट जाएगा तो 16 बचेगा, 16 पे मतलब पी हो जाएगा, ठीक है। यू होता है 21 पे, 21 में सॉरी यहाँ पे देखो 19 पहले लिखना था, फिर यहाँ पे हम, अरे और अच्छा ये 19 हो गया, फिर 16 हो गया। यू होता है 21 पे, उसमें 3 घटा देंगे 18, मतलब आर हो जाएगा। पी होता है सॉरी 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 सॉरी, माई फॉल्ट माई फॉल्ट माई फॉल्ट, मैंने गलती की, यहाँ पे 3 घटाया था, यहाँ पे 3 जोड़ना था ना, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ने पर 24, यानी कि एक्स मिल जाएगा, गलती हो गई थी। पी होता है किस पे, 16 पे, उसमें 3 घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 पे होता है एम। देखो पी एक्स एम शुरू के 3 अक्षर पे मिल गया है, उसके बाद फिर अपन मिला लेंगे, ठीक। देखो याद रखना भाई, बात ये है कि आमतौर पर प्रयास यही करते हैं मतलब विकल्पों में कि ऐसे बहुत आसानी से जल्दी से आ जाए। अब देखो शुरू का पी एक्स एम केवल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एग्जाम में यही करना है, टाइम बचाना है, हमें पूरा हल करके एकदम अच्छे से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस यही देखना है कि कौन से वाले पे काम हो जाएगा। तो हमने देखा कि चौथा वाला अपना जो है हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, इस पर समझ में आ रही बात। तो कोई टेंशन लेने वाली बात तो इसमें अब रही नहीं हो, तो इससे ये बन गया है। बाकी पूरा सॉल्व कर सकते हो, आराम से बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रश्न है कि के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी आयु का योगफल 72 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर देखिए 7:5 इनका अनुपात है तो 7:5 कितना होता है, 12। 12 बराबर 72 लिखिए, 12 बराबर 72। 12 क्षण 72 होता है मेरे ख्याल से। 1 बराबर आपको 6 मिल गया है। तो के की आयु जो 7 है तो उसमें हम 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और इसी 6 से जब 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। हो गया। 9 साल बाद की बात कह रहे हैं, 9 जोड़ दीजिए इसमें। तो 9 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। हाँ नहीं, सॉरी माय फॉल्ट। मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ। 9 2 11 हासिल आइए, 51 हो जाएगा। इसमें 9 जोड़ देंगे, ये 39 हो जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं का अनुपात ये पूछ रहे हैं। 3 से कट जाता है 17 3 इक्यावन, 17 मिल गया। 3 से कट जाता है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 17:13, सॉरी 17:13 देखेंगे, तीसरा वाला विकल्प आपको मिल जा रहा है। ये प्रश्न बहुत आसान रहता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, आसानी से मिल जाता है। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमको अनुपात दिया गया था, हमने जोड़ दिया। और इनका जो योगफल दिया इसीलिए जोड़ा है। ठीक है। अनुपात से मतलब नहीं है। अनुपात से मतलब तो है, लेकिन अगर योगफल इन्होंने कहा इसी वजह से हमने इसको जोड़ा है। तो 7 5 12 हो गया, 12 6 72, 1 बराबर 6 मिल गया। इसी 6 से अगर 7 में गुणा करेंगे तो 7 किसका है, के का आयु है, तो के का मिल गया। और 5 में गुणा किया तो एम का मिल गया। दोनों में 9 जोड़ने की बात की थी, हमने जोड़ दी। और जोड़ने के बाद जो मिला वो हमने लिखा, और ये 3 से कट रहा था तो हमने काट दिया। जिस भी संख्या से कटे उसको काट के सरल कर देंगे तो वही आपका अनुपात हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, इनकी लंबाइयाँ प्रत्येक की अलग अलग हैं। आर की लंबाई केवल एक दोस्त से अधिक है। तो भाई बात यह है, 6 लोग हैं, हम इसको ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनाएंगे तो आसानी से हम बना पाएंगे। अब कह रहे हैं आर केवल एक लोगों से लंबा है, यानी वो दूसरे नंबर से नीचे से। ठीक है। क्योंकि लंबाई केवल 3 दोस्तों से अधिक है, तो 3 दोस्तों से अधिक है तो चौथे नंबर पे क्यों हो जाएगा, बहुत सिंपल बात हो रही है। ठीक है। टी की लंबाई आर से अधिक है लेकिन यू से कम है। टी की लंबाई आर से अधिक है, अब आर से अधिक है, टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। भाई यू को तो कहीं पे भी रख सकते हो ना आप। यू की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। अच्छा, ये मामला हो गया क्या। तो मामला बस इतना सा है गुरु, कि देखो इसमें कह रहे हैं कि जो टी है वो आर से अधिक लंबा है, यानी आर से ऊपर तो रहना है टी को, लेकिन यू से कम है, यू से नीचे भी रहना है। लेकिन यू की लंबाई सबसे अधिक भी नहीं है, तो यू की लंबाई को सबसे अधिक नहीं है तो यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हम उससे नीचे टी को डाल रहे हैं। ठीक। लेकिन आर से ऊपर डालना है। ठीक है, इतना हो गया। यू की लंबाई एस से अधिक है, यू की लंबाई एस से अधिक है, एस से अधिक है तो एस यहाँ नीचे डाल दो सबसे। ठीक। सबसे नीचे डाल दो, क्योंकि कहीं पे भी भाई सेट हो जाना है उसको। अब जो बचा है उसको सबसे ऊपर डाल दो। कौन बच गया, पी बच गया, पी को सबसे ऊपर डाल दिया हमने। सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तो यू दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर तो पी है, दूसरे नंबर पर यू है, तो यू अपना सही जवाब है। तीसरा विकल्प अपना सही जवाब हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, बस पढ़ते जाना है और रखते जाना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से किस रूप से परिभाषित किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, ये होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे कि मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत खतरनाक प्रश्न है। कहा जा रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगा। मामला कुछ यूँ है कि हमको लगा कि काफ़ी आसान है मामला, फिर बाद में पता चला कि यार बहुत मुश्किल है। कैसे पता चला कि हमारा ये इसमें क्या चल रहा है, तो देखो भैया इसमें देखो कुछ जुड़ रहा है, 4 से 12 में कुछ जुड़ रहा है। तो आपको अगर 8 4 12 होता है, यानी 8 जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ जुड़ रहा है। घटा के देख लो, 6 में से 2 गए 4, 7 में से गए 6। ठीक है, फिर घटा के देख लो, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बचेगा कितना, 8 में से 7 गेंद 1 2 216। फिर घटा के देख लो, 2 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 7 में से 2 गेंद 5 बचेगा। आपको समझ में आ रहा है, ये 2 का घन होता है, ये कितना का घन होता है, 4 का घन होता है, ये कितने का घन होता है, 6 का घन होता है, ये कितने का घन होता है, 8 का घन होता है। ठीक है, फिर आगे क्या होना चाहिए, 10 का घन होना चाहिए। 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है, यानी 1000 इसमें जुड़ जाएगा। 1000 जब जुड़ जाएगा तो 1804 उत्तर के रूप में मिल जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। काफ़ी मुश्किल प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री, ये किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री भाई साहब फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है,
सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया और बी ने छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, यानी काम बी ने छोड़ दिया था, ए करेगा, ए कितने दिन बाद और कितना दिन लगाता है, 3 दिन और लगाता है, तो काम पूरा हो जाता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सबसे पहली बात तो हम ये निकालेंगे कि ए और बी मिलकर देखो 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 1 दिन का काम 1/5, इतना समझ में आ गया। और अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया था, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया था, तो 3/5 हो गया। अगर हम 1 में से घटा देंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 बराबर 2/5 मिल जाएगा, ये हो जाएगा बचा हुआ काम। ये क्या हो जाएगा? बचा हुआ काम हो जाएगा। और ये बचा हुआ काम किसने पूरा किया है? तो ये पूरा किया है ए ने पूरा किया है, ठीक है। तो आपके काम बचा हुआ है 2/5, मान लेते हैं ए मान लेते हैं यक्स दिन में पूरा काम कर लेता है, तो उसका हो जाएगा 1/x 1 दिन का काम। इससे जब भाग करते हैं तो हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। यही अपनी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वो 2/5 को उलट के गुणा कर देंगे x/1 से, तो हमको मिल जाएगा 3 के बराबर। 5 ऊपर गुणा करेगा, 2 नीचे भाग करेगा, तो इससे मिल जाएगा x बराबर 5 तिहाई 15/2। ये 15/2 जो मिला है, ये मिला है ए काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये 15/2 दिन में कर सकता है। अब हमको निकालना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसके लिए हमको तो पहले ही पता है कि ये लोग 5 दिन में कर सकते हैं, तो यही को उलट के घटा देंगे, यानी 1/5 में घटा देंगे ये ए वाला, जो कि था 2/15, उलट के घटाना है। एलसीएम अपना वही 15 हो जाएगा, तो 5 या 15 तो ऊपर 3 माइनस 2 हो जाएगा। घटाने के बाद क्या मिल जाएगा? वही अपना 1 हो जाएगा, 1/15 हो रहा है, उलट दिया जाएगा तो ये 15 दिन हो जाएगा। सामान्य सी बात है कि 15 दिनों में ये बी उस काम को पूरा कर सकता है, तो चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। सो दोस्तों अगला वाला जो प्रश्न है उसमें देखते हैं कि ए और बी ने एक कार्य को 800 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। ए अकेले इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब तीनों मिल करके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य पूरा करने हेतु कुल राशि का में ए का हिस्सा कितना होगा? तो भैया जो इनके दिनों की संख्या होता है, इसका उल्टा होता है इनकी क्षमता। तो जो क्षमता होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है, उसी हिसाब से पैसा भी बढ़ता है। अब क्षमता तो निकाल सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि अपना सी जो है 3 दिन में नहीं कर पाता है। तीनों मिल करके 3 दिन में कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको तो यही निकालना होगा कि सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, ठीक? तो उसके लिए पहले तो तीनों वाला जो योगफल है 1/3 उसमें से घटा लेंगे। ए वाला जो 1/6 है और बी वाला जो 1/8 है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 8 त्रिक 24, हाँ 24। 3 से गए 3 8 24, तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा, माइनस 6 चौक 24 तो ऊपर 4 मिल जाएगा। 8 त्रिक 24 तो ऊपर 3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 7 हो जाएगा, 8 में से 7 घट जाएगा, 1/24 मिल जाएगा। 1/24 का मतलब होता है, ये हम निकाल रहे थे सी की वैल्यू ना, तो सी 1 दिन में मतलब अ सी पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है, ये हमको समझ में आ गया। अब इनके अगर पैसों का अनुपात बाँटा जाए, तो ए वाला तो 1/6 है, समझ में आ गया अनुपात है। बी वाला 1/8 है, वो भी समझ में आ गया। और सी वाला आपने देखा 1/24 निकाल लिया। अब इनके जो बटे वाले नीचे हैं, इनका एलसीएम होता है 24, 24 से हम गुणा करा देंगे सभी में। तो जब 24 से हम सभी में गुणा करा देंगे तो कुछ कटेगा। जैसे 6 चौके 24 होता है, तो ए वाला हिसाब मिल जाएगा 4। 8 तिरिक 24 होता है, तो बी वाला हिसाब मिल जाएगा 3। 24 से करना 24 होता है, तो सी वाला हिसाब मिल जाएगा 1। सॉरी, सी नहीं 1। अब ये जो है इनकी क्षमताओं का अनुपात है। इसी क्षमता के आधार पर इनके पैसे भी बाँटे जाएँगे। तो इनका हम जोड़ लेते हैं। 4 3 7 1 8। 8 बराबर 800 रुपया है। 800 रुपया जो ऊपर दिया गया था वही 800 रुपया। तो 1 बराबर 100 रुपया आ जाएगा, तो ए वाला हिस्सा अपना 4 था, तो 4 बराबर 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया अपना तीसरा वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन काम है ये। ये प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से वही संबंध रखता है जो दूसरा पहले से और छठवां पाँचवें से रखता है। तो आइए संबंधों की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है। देखिए भैया ये जो 28 है, 28 में 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3 से गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3 8 से 24, 4 मिल गया और 2 हासिल हो गया, 3 दूनी 6, तो ये 8 हो गया। 84 हो गया। इसमें से देखिए 77 को अगर आप घटाएँगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 7 मिल जाएगा, ठीक? तो अगला वाला देख लेते हैं, जैसे 47 है। 47 में हम गुणा करते हैं 3 से देगा ये 2 3 चौक 12 2 14, 147 मिल गया। इसमें से अपना इनका 134 जो है उसको घटाएँगे, ठीक? तो 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 3 3 1 खत्म, तो 7 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसमें 3 से गुणा करके फिर 7 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक? सॉरी 7 घटाएँगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ओके?
तो हम ऐसा करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 7 जोड़ देते हैं। पहले बात तो 89 है, उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 6 9 96 मिल जाएगा, उसमें 3 से भाग कर देंगे तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 32 मिल जाएगा। 32 हमारा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी मुश्किल प्रश्न था, क्योंकि कभी कभी यार जो चीज़ें नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती हैं कि क्या किया जाए, तो जब मिल जाती है तो आसान लगता है। और अगला वाला प्रश्न चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन दिया गया है 792/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई के मान 22/7 लेना है। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है क्या, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। पाई के मान 22/7 हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, और आर क्यूब होता है बराबर ये 792/7। अब देखिए 7 से इसे कट जाएगा, बहुत आसानी सी बात है। ठीक, 3 ऊपर जाके गुणा करेगा, फिलहाल कुछ कट रहा है, जैसे 2 से 2 ये मिल जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, और 2 8 16, नहीं 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12। अभी फिर से 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 8 16। अभी कटना चाहिए, बिल्कुल कटेगा, 2 से कट जाएगा 11, 2 से काट देंगे 11 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे 2 9 18, 2 9 18, 11 से काट देंगे 11 9 99 9 मिल जाएगा। तो आर क्यूब बराबर देखिए वहाँ पे 9 मिल रहा है, ये वाला 3 उधर जाएगा तो गुणित 3 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 गुणित 3। तो भैया क्यूब रूट निकालना है तो आर बराबर 3 मिल जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही, आपने देख लिया इन प्रश्नों के कैसे हल किया जाता है। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई लगातार करते रहिए, और वीडियो पे नए हैं तो भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।